गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है राजनीतिक भूगोल में जनसंख्या और सांस्कृतिक तत्व, यानी कि पॉपुलेशन एंड कल्चरल एलिमेंट्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो जो सांस्कृतिक तत्व होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है जनसंख्या। और जनसंख्या के अलावा भाषा, धर्म आदि जो है वो सभी सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जनसंख्या के बारे में। तो कोई भी राज्य जो होता है, एक और उसका अस्तित्व जो है वो जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है। तो दूसरी ओर राज्य का उद्देश्य ही यही होता है कि उस राज्य विशेष की जो जनसंख्या है उसके हितों को ध्यान में रखना और उस जनसंख्या को सुरक्षा प्रदान करना। तो राज्य की जनसंख्या न केवल राष्ट्रीय शक्ति अपितु राज्य की उत्पादन क्षमता और आंतरिक व बाहरी राजनीतिक घटनाओं को भी नियंत्रित करती है। ठीक है, राज्य प्रशासन का मूल उद्देश्य अपने राज्य की जनसंख्या का उच्च स्तरीय विकास करना ही होता है। और राज्य का विकास यानी कि राज्य के जो आर्थिक तत्वों का विकास है, आर्थिक क्षेत्र का जो विकास है जिसमें कि कृषि, उद्योग, खनिज, परिवहन आदि जो है वो जनसंख्या के द्वारा प्रभावित होते हैं और एक हद तक नियंत्रित भी होते हैं। राज्य की जो विदेश नीति है वो भी जनसंख्या के द्वारा प्रभावित होती है। फिर संतुलित जनसंख्या से तात्पर्य है कि किसी भी राज्य विशेष या क्षेत्र विशेष में जनसंख्या और वहां पर उपलब्ध जो प्राकृतिक साधन है उनके बीच का सामंजस्य किस प्रकार का है। अगर वो सामंजस्य राज्य की प्रगति में सहायक होता है और तो वो कहलाता है संतुलित जनसंख्या कहलाएगी, यानी कि जनसंख्या जो है वो उसकी तुलना में प्राकृतिक संसाधन जो है वो किसी राज्य विशेष में अधिक होते हैं। तो ठीक है, और संतुलित जनसंख्या जब होती है तो कोई भी राज्य प्रगति करता है अगर वहां पर संतुलित जनसंख्या है, वहां की जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों में सामंजस्य इस प्रकार का है। तो जबकि दूसरी ओर अगर किसी राज्य विशेष में संसाधनों की कमी है और जनसंख्या अधिक संख्या में है, तो न केवल राष्ट्रीय विकास या राज्य विकास जो है उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, बल्कि वह राज्य जो है वो अपनी जनसंख्या के भरण पोषण तक के लिए दूसरे राज्यों के ऊपर निर्भर हो जाता है। ठीक है, तो जनसंख्या के विविध रूप जो हैं जिसमें कि जनसंख्या वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का विकास, आयु संरचना, जनाधिक्य, स्थानांतरण आदि सभी राज्य की आंतरिक व्यवस्था के साथ साथ विश्व राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। इसीलिए जनसंख्या राजनीतिक भूगोल में प्रमुख सांस्कृतिक और मानवीय तत्व है। ठीक है, अब इसमें हम जनसंख्या के जो विविध रूप हैं, विविध पक्ष जो है उनके बारे में बात करते हैं। जनसंख्या वितरण और घनत्व। तो विश्व में जनसंख्या का वितरण जो है वो अत्यधिक असमान है। ठीक है, कहीं पर जनसंख्या अधिक है, कहीं पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है और कुछ जनसंख्या शून्य क्षेत्र भी है। तो जनसंख्या का वितरण जो है वो मुख्य रूप से जलवायु के तत्वों के द्वारा नियंत्रित होता है, उनके द्वारा निर्धारित होता है। इसमें भी जलवायु के जो तत्व हैं उनमें भी मुख्य रूप से तापमान और वर्षा जो है उसका सर्वाधिक प्रभाव जनसंख्या के वितरण और घनत्व पे पड़ता है। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो साइबेरिया और कनाडा के जो टुंड्रा प्रदेश हैं वो बहुत अधिक वहां पर शीतल जलवायु है। तो वहां पर शीतल जलवायु अधिक होने के कारण और भूमध्य रेखीय क्षेत्र यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पर क्या होता है कि एक तो नमी बहुत अधिक रहती है क्योंकि वहां लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। ठीक है, वहां पर प्रतिदिन संवहनीय वर्षा होती है और तापमान जो है वो बहुत अधिक पाया जाता है क्योंकि वो सूर्य की किरणें वहां पर सीधी पड़ती हैं। इसकी वजह तथा एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थलीय भाग है, ठीक है, विश्व में मरुस्थलों का अगर हम विस्तार देखें तो विस्तार मुख्य रूप से महाद्वीपों के
पश्चिमी किनारों की ओर है, पश्चिमी भाग की ओर है, और ज्यादातर मरुस्थल जो है, गर्म मरुस्थल, वो 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच अधिकांशतः पाए जाते हैं। 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों की ओर। ठीक है, तो वहां पर भी जनसंख्या जो है वो तापमान अधिक होने के कारण और वर्षा कम होने के कारण अल्प जनसंख्या वहां पर पाई जाती है। ठीक है, जबकि मानसूनी जलवायु और शीतोष्ण जलवायु वाला जो प्रदेश है, यानी कि एक तरह से उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय वाला जो क्षेत्र है, वहां पर विश्व की अधिकांशतः जनसंख्या जो है वो निवास करती है। ठीक है, अगर हम विश्व में देखें तो चीन, जिसकी जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 136 करोड़ है, भारत की जनसंख्या 121 करोड़, संयुक्त राज्य अमेरिका 30.4 करोड़, इंडोनेशिया 22.9 करोड़, ये अधिक जनसंख्या वाले देश जो है। ठीक है, राजनीतिक शक्ति हेतु जनसंख्या जो है उसकी मात्रा के साथ साथ और भी गुण आवश्यक है, और भी जनसंख्या के गुणों का महत्व होता है, जिसमें कि लोगों की कार्यक्षमता, उनका जीवन स्तर, तकनीकी ज्ञान भी किसी भी राज्य की राजनीतिक शक्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, तो राज्य की जनसंख्या भिन्नता उसके राजनीतिक संगठन को प्रभावित करती है। राज्य के कुल संसाधनों और वहां की जनसंख्या में सामंजस्य का होना आवश्यक है। अधिक जनसंख्या जो होती है वो राष्ट्रीय शक्ति प्रदायक भी हो सकती है और अवरोधक भी हो सकती है। ठीक है, दोनों रूपों में हो सकती है, क्योंकि अधिक जनसंख्या होने पर केवल उसकी उदर पूर्ति में ही सारा समय लगा देने पर देश में वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षणिक प्रगति नहीं हो सकती। अगर किसी देश में जनसंख्या की मात्रा जो है वो बहुत अधिक है, तो राज्य का ध्यान जो है वो मुख्य रूप से अपने राज्य विशेष की जनसंख्या को, कि उनको उनका भरण पोषण हो सके, उनका जीविकोपार्जन हो सके, ठीक है, उनको मतलब उचित भोजन उपलब्ध हो सके, इसमें उनके बहुत अधिक संसाधन भी लग जाते हैं और बहुत अधिक ध्यान भी उनका जो है वो जनसंख्या की जो आवश्यकताएं हैं, मौलिक आवश्यकताएं, उनको पूरा करने में ही लग जाते हैं। ठीक है, दूसरी ओर क्या होता है, पर्याप्त जनसंख्या के साथ साथ अगर संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो कोई भी राज्य जो होता है वो बहुमुखी प्रगति भी कर सकता है। अतः जनसंख्या और राज्य की शक्ति जो है उसका संबंध बहुत ही अधिक जटिल और अप्रत्यक्ष है। तो विश्व के जो सघन जनसंख्या वाले प्रदेश हैं वो आदर्श मानव उपयोगी क्षेत्रों में सीमित है। ठीक है, यानी कि जिन क्षेत्रों में मानव के जो मतलब मानव को प्राकृतिक संसाधन समुचित मात्रा में उपलब्ध है, या उनके रहने के लिए वहां पर उपयुक्त संसाधन उपलब्ध है, वहीं पर विश्व की जनसंख्या जो है वो सघन पाई जाती है। ये क्षेत्र जो है, या ये प्रदेश जो है विश्व के, ये मुख्य रूप से नदियों की उपजाऊ घाटियों, उपजाऊ मैदानी प्रदेश, औद्योगिक खनिज प्रदेश में ही अधिक जनाधिक्य पाया जाता है। ठीक है, जबकि दूसरी ओर अल्प जनसंख्या के क्षेत्र वहां पर है जहां पर वातावरण या जलवायु जो है उस प्रदेश की बहुत ही अधिक कठोर है। इनमें मुख्य रूप से अधिक वर्षा, अधिक तापमान वाले भूमध्य रेखीय प्रदेश, शीत प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और उच्च पर्वतीय प्रदेश जो है उनको शामिल किया जाता है, जो कि जहां पर जनसंख्या अल्प मात्रा में मौजूद है। ठीक है, भारत, चीन, दक्षिणी कोरिया, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान आदि जो है देश है, यहाँ पर जनाधिक्य है, यानी कि जनसंख्या का घनत्व जो है वो अधिक पाया जाता है। ये तो बात हुई विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व की। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि का किसी भी राज्य की राजनीति और विश्व राजनीति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, राज्य की अधिक जनसंख्या वृद्धि राज्य तथा कभी कभी
युद्ध का भी कारण बन जाती है। वर्तमान शताब्दी में विश्व की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण जो है वो इस प्रकार है कि औषध विज्ञान के विकास से जो छोटे बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर और महामारी आदि से होने वाली जो अकाल मृत्यु थी वो बहुत कम हो गई है, और मनुष्य की औसत आयु जो है उसमें भी वृद्धि हुई है। इसके कारण क्या है, मृत्यु दर में कमी आई है और जन्म दर में वृद्धि होने से कुल जनसंख्या में वृद्धि हुई है। दूसरा, आर्थिक क्षेत्र में विशेष रूप से कृषि और उद्योगों में अत्यधिक मात्रा में प्रगति हुई है, जिसके कारण राज्यों की जो पोषक शक्ति है या पोषण शक्ति है वो उसमें विकास हुआ है। इस वजह से इस शताब्दी में विश्व में जनसंख्या जो है उसमें वृद्धि हुई है। तो विश्व जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, और जन्म दर और मृत्यु दर से निर्णय तथ्य निम्न तथ्य जो है वो स्पष्ट होते हैं कि पहला है इसमें अल्प जन्म दर, यानी कि 25 प्रति हजार से कम, और अल्प मृत्यु दर यानी 15 प्रति हजार से कम। अल्प वास्तविक वृद्धि, जिन देशों में जो प्रदेश अल्प वास्तविक वृद्धि वाले हैं, जहां पर जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, उसके अंतर्गत यूरोप के देश और एशिया में जापान शामिल है। जबकि मध्यम जन्म दर यानी कि 25 से लेके 35 प्रति हजार और कम मृत्यु दर यानी 15 प्रति हजार जो के अंतर्गत जो देश शामिल है वो है रूस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। अधिक जन्म दर यानी 35 प्रति हजार से अधिक और कम मृत्यु दर यानी 15 प्रति हजार से कम, इसमें ये देश जो है वो अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले देश हैं, जिसमें कि मुख्य रूप एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के अधिकांश देश शामिल है। जबकि अधिक जन्म दर और अधिक मृत्यु दर वाला जो चौथा वर्ग है उसमें कुछ अफ्रीकी और कुछ एशिया के देश शामिल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसी टॉपिक को हम कल के लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।